This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डबल मर्डर से दहला इलाका, प्रॉपर्टी डीलर जावेद समेत 2 को अपराधियों ने भूना। घटना के बाद दहशत में इलाके के लोग। नशे के सौदागर के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। 1 करोड़ के ब्राउन शुगर और लाखों रुपए कैश के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। और शादी के 7 साल के बाद पति को छोड़ दोस्त के साथ फरार हुई लड़की, पुलिस ने किया बरामद। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके के जिला स्कूल गेट के समीप मंगलवार की शाम हुई डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। इस घटना में मोहम्मद जावेद के बाद उसके एक और सहयोगी राजू शाह का भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस डबल मर्डर के बाद पुलिस ने इलाके के 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है। बताया जा रहा है कि शूटर ने पहले जावेद के करोड़ों के लागत से बने चर्च रोड वाले मकान के बाहर रेकी किया था। जब जावेद को वहां पहुंचने में विलंब हुई तभी अपराधियों ने जिला स्कूल गेट के पास चाय की दुकान समीप गोलियों से उसे भून दिया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही जावेद की मौत हो गई। जावेद की स्कूटी में 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों के जमीन का पेपर मिला है, जिसे रिपोर्ट 2 कहा जाता है। सवाल है कि प्राइवेट कर्मी के पास इतना ऑफिशियल पेपर आया कैसे? इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा कई बड़े भूमाफिया पुलिस की राडार पर हैं। पुलिस के मुताबिक सुपारी देकर बाहर से अपराधियों को बुलाकर जावेद एवं राजू शाह की हत्या करवाई गई है। सर जैसे वो लोग 6-7 आदमी से बतिया रहे थे, जिनको गोली वोली लगा है। 6-7 आदमी से बतिया रहे थे। हम यहाँ दूध खौरा रहे थे। चाय का दुकान है जी। अच्छा। दूध खौरा रहे थे। गोली के आवाज हम सुने ना, तब ठेला के पीछे जाके नुका गए। अच्छा, कितना राउंड फायरिंग हुआ? 7-8 गो हुआ। अच्छा, कौन यहाँ पर खड़ा हुआ था? चाय कौन पी रहा था? चाय तो वो लोग अपने पी करके वो लोग अपने गप किए हैं। जावेद भी था? हाँ हमेशा आते थे जावेद यहाँ हाँ चाय हाँ पीने? हाँ हाँ अच्छा, यहीं पर ऑफिस भी है उसका? हाँ। अच्छा, क्या बातचीत थोड़ा सा कुछ पता चला था? वो सब अपने में बतिया रहे थे कुछ कुछ। हम तो यहाँ दूध खौला रहे थे, वहाँ थोड़ा हट के। कितने लोग से आया फायरिंग करके चला गया? नहीं देखे सर, किधर भागा? वो भी हम नहीं देखे। हम तो जी उधर जाके नुका गए। आपको लगा कि गोली चल रहा है? हाँ, तब भाग गए अपने। ये पटाख पटाख की आवाज हुआ तब भाग गए उधर का। अच्छा, लगभग कितना राउंड आवाज हुआ होगा? लमसम में 7-8 को हुआ है सर। अब लोग भागने का भी कोशिश किया जावेद उबेदी सब? ना वो लोग खड़े था। हाँ, गोली लगा तो वो लोग अपना ऐसे करने लगे, जैसे बाप रे जैसे करने लगे। एक आदमी भीतर चले गए, राजू जी, समझ गए। राजू जी के साथ में थे उसके? हाँ, वो सब कोई मतलब 7-8 आदमी थे वो लोग अपना। जिला स्कूल में भागा लोग? एक आदमी जिसको गोली लगा था, अब पता नहीं उनको ऐसे साइड में गोली लगा हुआ है यहाँ। जावेद भागा अंदर में? नहीं, जावेद तो यहीं पर जैसे जमीन पर पौड़ रहे थे गोली लगने के बाद। तो हम जैसे किसी को कह करके तब जैसे गाड़ी पर लदवा करके को गोली लगा है? 2 आदमी को। 2 आदमी को लगा? जी। राजू और जावेद दोनों को? हाँ। अच्छा, ये कितना देर रुका हुआ था यहाँ पर? ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 15 मिनट। 15 मिनट। हाँ। जावेद अभी ये प्रिलिमिनरी होगा। अभी मैंने कहा कि ज़मीन से रिलेटेड काम ये करते थे, ब्लॉक से जुड़े हुए थे। अब आगे जो है अनुसंधान में पता चलेगा कि इनका क्या रोल रहता था, किसी ज़मीन में दाखिल खारिज में क्या रोल रहता था, वो अनुसंधान में पता चलेगा। कर्मचारी का अवैध कर्मी बताए जाते हैं जी, कर्मचारी का अवैध कर्मी बताए जाते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कहा कि इसके पास एक और जो था उसके पास भी ज़मीन से रिलेटेड कागजात मिले हैं।
तो अब कर्मचारी या सीईओ वगैरह से पता चलेगा कि हाँ कितना इसका से वहाँ है, क्या वो करता था वहाँ पे। ये ना कि धाराओं में विभिन्न अपराधियों की संपत्ति सीज की जा रही थी, तो लगता है क्या कारण वो भी हो सकता है? नहीं, अभी ये जल्दीबाजी होगा। अभी हम लोग घटना पहले डिटेक्ट करेंगे, उसको जो भी टेक्निकल इनपुट के आधार पर डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता क्राइम पाएंगे। कंट्रोल में मिठनपुरा पूरी तरफ है, दूसरी घटना है पूरा थानेदार पूरी तरफ से है। हाँ, वो हम लोग देख रहे हैं, घटना होती है लेकिन हम लोग उसको डिटेक्ट भी करते हैं, और बाकी आगे हम लोग देखेंगे कि मिठनपुरा थानाध्यक्ष का क्या उसमें शिथिलता है, तो उस पर हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे तब। हाँ वो हम लोग देखेंगे। पानी टंकी चौक पे गश्ती की गाड़ी मौजूद थी जिस समय फैली हुई। कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो बहुत बड़ा है। हाँ, उन सब बिंदुओं पर ही हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नशे के सौदागर के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक होटल में छापेमारी कर करीबन 1 करोड़ का ब्राउन शुगर और लाखों कैश के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के चंद्रलोक चौक स्थित एक होटल की है। डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि मणिपुर से ट्रेन से ब्राउन शुगर की खेप के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी डीलिंग मुजफ्फरपुर में होने वाली थी। इसी दौरान काजी मोहम्मदपुर पुलिस की गश्ती पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ब्राउन शुगर की बड़ी डीलिंग होने वाली है, जहां छापेमारी कर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। साथ ही इनकी निशानदेही पर गया से खेप लेने पहुंचे व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 3 लाख नगद और स्विफ्ट कार बरामद की गई है, जबकि पकड़े गए तस्करों के पास से 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों में मोतिहारी का जयप्रकाश कुमार, पूर्वी चंपारण जिला का मुकेश कुमार, बक्सर का अंकित कुमार और गया से ब्राउन शुगर की खेप लेने पहुंचे संतोष कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस इनसे पूछताछ के आधार पर पूरे रैकेट को खंगालने में जुटी है। आज रात्रि में जब गश्ती के दौरान हमारी 112 और गश्ती गाड़ी मिठन इसमें काजी मोहम्मदपुर थाना में जब कार्यरत थी, तो वहीं पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया जो स्टेशन से आए थे। तो पदाधिकारी द्वारा पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उस तरह का जवाब नहीं दिया और वो भागना शुरू कर दिए। तो उसमें से 3 लड़के थे, जिसमें से 2 लड़कों को पकड़ लिया गया पदाधिकारी द्वारा और पूछताछ के लिए उनको थाना लाया गया। थाने पे जब उनकी चेकिंग की गई तो उसमें एक ब्राउन कलर का, जैसे उन्होंने सोचा कोई मादक पदार्थ है, हालांकि उन्होंने कहा कि ये सत्तू है। लेकिन पदाधिकारी ने अपना सूझबूझ दिखाते हुए उसको नशे की वस्तु पाया और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, जिसमें ये हुआ कि हाँ ये कुछ है, स्मैक है या ब्राउन शुगर है, क्या है वो क्लियर नहीं था। तो फिर पूछताछ के क्रम में फिर और पता चला कि ये 3 लड़के मणिपुर से आए थे, ट्रेन पकड़कर और स्टेशन पे उतरे थे और आगे इनको गया के एक आदमी को डिलीवरी देनी थी जो स्टेशन पे ही आना था। तो उसी के तहत अनुसंधान आगे बढ़ाते हुए हमने जो तीसरा एक लड़का जो भाग गया था उसको भी हिरासत में लिया है और गया से आने वाले के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने, और गया से जो आदमी आया था उसकी गाड़ी भी जब्त की है। इसी दौरान जो गिरफ्तार हुए हैं उन व्यक्ति की सूची है कि पहले जो है वो जयप्रकाश कुमार है, पिता सुरेश यादव और थाना चिरैया, ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं। और दूसरे मुकेश कुमार, पिता योगेंद्र शर्मा, थाना मधुबन, ये भी पूर्वी चंपारण के हैं। तीसरे अंकित कुमार, पिता राजनारायण राय, थाना कृष्णा ब्रह्मपुरा, जिला बक्सर। और चौथे जो व्यक्ति जो गया से आए थे वो संतोष कुमार गुप्ता, पिता चतुर शाह, थाना कोठी, जिला गया। और जो इस सारे वेदन में जो हमें जब्ती मिली है उसमें ब्राउन शुगर जो डिक्लेयर की वो 1 किलो ब्राउन शुगर है, लगभग मार्केट में 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और राजू मिला है जिसमें तोल के लोग अलग अलग कोई तोल के देते, और 2 मोबाइल जब्त किए। एक स्विफ्ट डिजायर जो कि गया के नंबर की है वो हम लोगों ने जब्त किए और 3 लाख रुपए कैश हम लोगों ने जब्त किए हैं। इन लोगों का कुछ अपराधी है अभी वो खोजा जा रहा है क्योंकि समय कम ही बीता है, तो आगे थानों से पूछा जा रहा है जहाँ जहाँ इनके हैं कि इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी ये लड़के जैसे बता रहे कि क्या 2 बार ये पहले मुझे इन्होंने डिलीवरी शादी के 7 साल के बाद एक लड़की अपने पति को छोड़कर चली गई। घटना मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। लड़की का कहना है कि उसके परिजनों ने उसके दोस्त जिशान के खिलाफ झूठा अपहरण का मामला दर्ज करवाया है, जबकि वो अपनी मर्जी से घर से गायब हुई थी।
बुधवार को लड़की ग्रामीण एसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंची और पूरी घटना बताई। लड़की पहले से शादीशुदा है, इसका एक बच्चा भी है। ग्रामीण एसपी से मिलने पहुंची शबाश कौशर ने बताया कि उसका शौहर एवं ससुराल वालों के द्वारा लगातार उसे टॉर्चर किया जा रहा था, जिससे वह परेशान होकर घर से निकल गई। शबा ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के महाराजी पोखर के रहने वाला युवक जिशान उसका अच्छा दोस्त है। उसने मेरा अपहरण नहीं किया है। फिलहाल लड़की को बरूराज पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कोर्ट में बयान करने के लिए ले गई है। वो हमेशा हमको टॉर्चर करता है कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे खूबसूरती पे तेजाब डाल दूंगा, तेरे साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। अब कोई भी खुद पे सेल्फ डिफेंस है या नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है खुद। और मैं ये सब बात जब अपने घर पे बोली तो मेरा भाई बोला कि तेरे को जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा घर नहीं टूटना चाहिए। अगर तू वहाँ नहीं गई तो मेरा ससुराल टूट जाएगा, क्योंकि हम दोनों का ससुराल एक ही है। मेरा शादी कर दिया, उसके बाद खुद का शादी किया हुआ है ना। उसके बाद वो अब वो है कि उसकी बीवी नहीं आ रही है कि क्या नहीं आ रही है, अब उसके वजह से वो हमको परेशान किया हुआ। उसकी बीवी यहाँ नहीं आ रही है सर। और मैं खुद पे डिपेंड हूँ, मैं कोचिंग करवाती हूँ, और फिर भी है कि तुमको वही थाना सर बोल रहे हैं कि तुमको थाना चलना ही होगा। मैं तो बोल रही कि मैं कोर्ट चलूँगी तो कोर्ट। आपकी शादी कब हुई? 2016 में। किससे शादी हुई आपकी? दिल्ली शादी हुई, रोशन अली नाम। रोशन अली से। कैसे उससे संपर्क हुआ? मेरा फैमिली ने लगाया, अरेंज मैरिज किया जी। कितना साल रही हैं आप उनके साथ? 7 साल में रह रही हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रहा था? सर हमेशा गाली गलौज, हमेशा हर चीज़ से कुछ बता भी नहीं सकती मैं। आप गई हैं जिशान के साथ गई? नहीं, जिशान के साथ भी मैं नहीं गई। मैं एक क्लोज फ्रेंड है, मैं अपना खुद, मैं और मेरा बच्चा अकेले रहता है, हम लोग दोनों आदमी। मैं कोचिंग करवाती हूँ, इन लोग की वजह से मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ अभी। बस मैं दोनों आदमी। पर क्यों FIR हुआ? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अब उससे पैसा मैं ली थी 900 रुपया, अब उसके वजह से उस पर सर लोग केस कर दिए हैं कि कहीं उसी के साथ रह रही है, और मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया है सबको। क्या इल्ज़ाम लगाया? कि उससे अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम अकेले हैं, मेरा बच्चा, हम दोनों अकेले रहते हैं। आप अपने परिवार वालों से नहीं बात किया? मैंने बात किया था, उन लोगों ने कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं लिया, क्योंकि उनका बेटा का ससुराल है वहाँ पे, और वो लोग हमेशा धमकाता है, इसी वजह से। आप किसके साथ रहना चाहती हैं? किसी के साथ मैं नहीं रहना चाहती, मैं अकेले से आपका भाई का भी शादी वहीं हुआ? हाँ, हाँ। आप पे अपहरण का केस किया गया है? जी, अपहरण का केस। क्या अपहरण हुआ था आपका? नहीं, अपहरण नहीं हुआ था, बस मैं उन लोग से एकदम आजीज हो गई। 7 साल में रही, मेरी सास जो है, मेरी मदर इन लॉ, जो सिस्टर, सब कोई वैसा ही है, हमेशा टॉर्चर। मेरा भाई यहाँ तक कि ससुराल भी आता था, लेकिन हमसे कभी पूछता नहीं था कि तुम खाई हो, जिंदा हो, मर गई हो, कुछ नहीं। आज उसको अपने इज्जत का पड़ा है, तो मेरा भी तो जिंदगी है ना। हम खुद के तरीके से हम तो खुद जी रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना किसी से भीख मांग के खा रहे हैं या कुछ भी। हम खुद पे डिपेंड है, तो जब हम अपने ऊपर डिपेंड है तो फिर किस बात का इन लोगों को टेंशन है? कहाँ पे आई हैं? ये तो मैं नहीं बता सकती सर। क्या चाहती हैं आप? सर मैं चाहती हूँ लोग से मैं हमेशा के लिए अलग रहूँ। पति के साथ नहीं रहना? नहीं, ना मैं फैमिली, ना मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। अभी कहाँ आई है? अभी तो मैं एक सर से मिलने आई हूँ, लेकिन सर से जी, क्योंकि मैं मामला है बरूराज थाना का 35-25 केस दर्ज हुआ था। अभिता के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था। आज ये सर के कार्यालय में आई थी, यहाँ से लेके जा रहे हैं कोर्ट में बयान कराने के लिए। यही मामला है। आरोप क्या लगाया गया था लड़की पक्ष की ओर से? आरोप था कि इनके अपहरण का हुआ था, आरोप लगा था। इनके पिताजी का था FIR पे। लड़की शादीशुदा है पहले? हाँ, शादीशुदा है। इनके परिवार वालों ने? इनके पिताजी किए थे। उनका आरोप था कि किसी के साथ जो है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना FIR दर्ज कराए थे बेटी का। अपहरण? हाँ, अपहरण। ये कहाँ से बरामदगी हुई है? सर के कार्यालय में आई हैं। सर के कार्यालय में? हाँ। आगे इसमें क्या कार्रवाई? पहले वाले पति से डिवोर्स? आगे अब माननीय न्यायालय में बयान कराया जाएगा। माननीय न्यायालय का आदेश जो होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के रामपुर हरी थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि पीड़िता देर रात शौच के लिए घर से निकली थी, तभी गांव के 3 युवकों ने नकली हथियार दिखाकर उसे डराया और पास के बंसवाड़ी में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आरोपियों ने युवती का अश्लील वीडियो और फोटो भी खींच लिया और उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस घटना की जानकारी दी तो वे वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। घटना के बाद युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। इसके बाद उसके माता पिता उसे लेकर सुबह थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों राजा कुमार और मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी मनीष कुमार अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
सामूहिक दुष्कर्म का हाँ, ये रामपुर हरी थाना क्षेत्र का मामला है। बीते रात्रि का मामला है और पुलिस के संज्ञान में ये आ गया था, रात्रि में आ गया था। ये रामपुर हरी थाना क्षेत्र में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और एक जो पीड़ित लड़की है उसको गांव के ही 3 लड़कों ने, मनचले लड़कों ने उसको घर के आसपास से उठाकर और गांव के ही बांस मिट्टी में जो बांसों का झुंड है उसके बीच ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इन्होंने एक वीडियो भी बना लिया था जिससे कि भविष्य में भी उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया जा सके। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। अभी भी एक लड़का जो मनीष कुमार है अभी गिरफ्त में नहीं है, लेकिन मुख्य अभियुक्त उसी को माना जा रहा है क्योंकि वही लड़की को उठाकर लाने में या इन तीनों लड़कों का अगुआ वही मनीष कुमार है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे और सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। माननीय न्यायालय में हम दोनों लड़कों को उनके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और लड़की को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए हम लोगों ने SKMCH भेज दिया है। FSL की टीम भी गई थी, हम लोग भी साथ में थे, SDPO, मैं और थानाध्यक्ष, FSL की टीम, और बारीकी से उस स्थल का, उस PO का बारीकी से अध्ययन किया गया है। और जो कुछ भी सामने आता है हम लोग चाहते हैं कि वैज्ञानिक साक्ष्य के सहारे उसको हम लोग सजा दिलवाएं। सर, घटना को लेकर कुछ जो फोटो वीडियोग्राफ आ रहे हैं उसमें हथियार भी देखा गया है, हथियार के इसमें क्या होगा? नहीं, वो हथियार वो लाइट गन है, एक तरह से कह सकते हैं लाइट गन है। और जो पीड़िता है वो बिल्कुल ही अनपढ़ है क्योंकि उसने स्कूल गई ही नहीं है। उसके एज का सत्यापन हम लोग आधार कार्ड से करेंगे, अगर आधार कार्ड मिलता है तो कहीं भी उसका अध्ययन कहीं भी स्कूलिंग नहीं हुआ है। और जहाँ तक ये अनपढ़ होने के चलते वो लाइट गन को नहीं समझ पाई और जैसा कि आवेदन में भी पीड़िता के पिता ने कहा है कि उस लाइट गन के सहारे ही वो लोग धमका भी रहे थे। बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के उद्देश्य से सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड का अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। 3 मंजिला इस भवन में OPD, ऑपरेशन थिएटर, जनरल और प्राइवेट वार्ड के साथ ही मरीजों के भर्ती होने की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने नए भवन का निरीक्षण किया। विधिवत उद्घाटन के बाद से नए भवन में OPD सेवा शुरू हो गई है और धीरे धीरे पुराने वार्डों को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। यह आधुनिक अस्पताल 29 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस भवन में जनरल और प्राइवेट दोनों तरह के वार्ड बनाए गए हैं। प्राइवेट वार्ड में विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन, अस्पताल अधीक्षक, ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के लिए प्रशासनिक कार्यालय की व्यवस्था की गई है, जो सभी इंटरकॉम प्रणाली से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अस्पताल में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ एक्सरे कक्ष, हाईटेक लॉन्ड्री और मरीजों के लिए सामूहिक भोजनालय भी स्थापित किया गया है। भोजनालय भवन के ऊपरी तल पर है, जहां मरीजों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भोजनालय और लॉन्ड्री संचालन की जिम्मेदारी जीविका समूह को दी जाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही विभिन्न प्रखंडों में 27 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया। यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्री फैब्रिकेटेड तरीके से जल्द ही बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आरोग्य मंदिर के तौर पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कुढ़नी, मुशर्री, बोछा, मीनापुर, कांटी और मोतीपुर की ANM को AES किट का वितरण किया, जिससे मुजफ्फरपुर के AES प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को चमकी बुखार में त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो पाए। मंच से
मुजफ्फरपुर के लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जाए, जिससे पटना का पीएमसीएच या सदर अस्पताल को ही बेहतर नहीं बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को घर घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो, इस पर भी काम किया जा रहा है। जिले को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 41 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का तोहफा मिला है। 29 करोड़ 80 लाख की लागत से 100 बेड का सदर अस्पताल बनाया गया है और उसी प्रकार 11.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 27 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास का भी कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो सभी 27 अस्पतालों के शिलान्यास हुए हैं, इसके काम 4 महीने में पूर्ण होंगे। एईएस का किट भी आज सांकेतिक रूप से नर्सों को दिया गया है। वो किट अगले कुछ दिनों में सभी अस्पतालों में पहुंच जाएगा। चूंकि एईएस पर मुजफ्फरपुर जिले में हमारा विशेष ध्यान रहता है, तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मरीजों को बाहर जाना पड़ता है दवाई लाने के लिए, इसीलिए तो इतना अच्छा अस्पताल बनाया है। 41,000 लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं और दवाइयां भी पर्याप्त उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि हो सकता है कि बेहतर और उच्च चिकित्सा के लिए जाना पड़े, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया है। मैंने बताया कि जो चिकित्सकों की कमी है, चाहे वह स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या हमारे जनरल मेडिकल अफसर हो, सभी के नियुक्ति का कार्य चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से उसकी जानकारी ले लेता हूँ। मैं जानकारी लेके ही बोलूंगा, मैं जानकारी ले लूंगा और जानकारी लेके उसकी व्यवस्था को ठीक को बीते 10 मार्च को रेलवे प्रशासन द्वारा तोड़े जाने का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच गया है। मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें रेल मंत्रालय के सचिव, पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम, क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक अभियंता व स्टेशन अधीक्षक के अलावा बिहार के मुख्य सचिव पटना, मुजफ्फरपुर के डीएम व एसएसपी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता आचार्य चंद्रकिशोर पराशर की ओर से उनके अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने याचिका दायर की है। मुजफ्फरपुर में जो पिछले 10 मार्च 2025 को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो मंदिर तोड़े गए थे रेल प्रशासन के द्वारा, उसके संदर्भ में हम लोगों ने आंदोलन किया, कई प्रतिवेदन दिया, कई ज्ञापन दिया रेल प्रशासन को, मगर 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर आज मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें हमने मुख्य रूप से जो रेल मंत्रालय के सचिव हैं दिल्ली, उनको और उनके साथ साथ जो महाप्रबंधक है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के, डीआरएम हैं सोनपुर के, और स्टेशन सुपरिटेंडेंट मुजफ्फरपुर, एरिया अफसर मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी और मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक, इन सबों को मैंने आरोपी बनाया है और उन पर आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में 10 मार्च 2025 को इन्होंने 2 मंदिरों को, उन मंदिरों को तोड़ा जो बिहार सरकार की ज़मीन में थी, जो रेलवे की ज़मीन में नहीं थी। उसका खाता संख्या 355 और खेसरा संख्या 177 है, जो 55 डिसमिल रकबा में फैला हुआ था और उसको नाजायज़ ढंग से कब्जा करके वो वहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड रेलवे वाले टेंडर दे करके चला रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको सुनवाई के लिए संज्ञान में ले लिया है, इसको स्वीकृति दे दी है और आगे अब जनहित याचिका की सुनवाई होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आंदोलन से जो काम नहीं हो पाया, अब न्यायालय के दरवाजे पे हमने दस्तक दिया है और अब ये हमें न्याय मिलेगा न्यायालय के द्वारा और हमारे मंदिर को फिर से वहीं पर स्थापित करने का माननीय
उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाएगा। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के नए मॉडल भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आशा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे साल भर कड़ी मेहनत करती हैं और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाती हैं, लेकिन मरीज के भर्ती होते ही उन्हें अस्पताल से बाहर कर दिया जाता है, जबकि मरीज उनके विश्वास पर ही अस्पताल में भर्ती होने आते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए उन्हें केवल प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो पिछले 4 महीनों से बंद है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह उन्हें नियमित मानदेय की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी 20 तारीख से जिले के सभी प्रखंड की आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। कि अगर सदर अस्पताल इतना बड़ा भले ही बन गया हो, लेकिन सभी आशा बहने के साथ होता जो दुर्व्यवहार यहाँ पे है, कोई भी गार्ड, यहाँ तक कि गार्ड भी हाथ पकड़ के आशाओं के साथ दुर्व्यवहार बाहर निकाल देता है। अभी आप लोग कितना सैलरी दिया है? सैलरी नहीं दिया जाता, काम को जोड़ के मासिक प्रति 10 रुपये से लेकर 10 पैसा, कोई काम का 10 रुपया है, एक मोबिलाइज करते हैं तो 10 रुपया है। वही मानदेय की मांग और आशा वर्कर को सदर अस्पताल में आने जाने के लिए भी रोक है, तो हम लोग क्यों मरीज लेके आएंगे सदर अस्पताल? आज आशा वर्कर को आज 5% के जो मतलब आशा वर्कर उनको तो एएस किट दिया गया, वो आशा को नहीं एनएम को दिया गया, एनएम दीदी को दिया गया। और आशा वर्कर फील्ड में घूम के सारी मरीजों को लेके सदर अस्पताल आती है, और सदर अस्पताल आने के बाद उन्हीं को कहा जाता है बाहर खड़ा रहिए डिलीवरी। अगर पेशेंट के साथ आदमी नहीं आएगा तो कौन आएगा? आशा वर्कर ही आएगी ना, आशा वर्कर ही उसकी सपोर्टर है। हम फील्ड से 9 महीना उसका देख रेख किया, क्या डिलीवरी कराने आशा वर्कर उसके साथ खड़ा नहीं हो सकती है? नहीं, ये लोग हम लोगों को अंदर तक नहीं घुसने देते। क्या किया मंत्री जी के सामने? मंत्री जी के सामने लिखित में दिए हैं। अब सर क्या करते हैं उसका निर्णय वो क्या लेंगे, अब तो उसका निर्णय हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग भी फिर अनिश्चितकालीन 20 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं। आज भी विरोध किया? हाँ, हम लोग आज भी विरोध किया मंत्री जी? बिल्कुल। क्या विरोध किया? हम लोग ये रास्ता घेरे हैं, वेतन के लिए बोले हैं। अब सर बोले कि हम आश्वासन दे रहे हैं, जो मांग है दो दे दीजिए। 2019 में 38 दिन का हड़ताल था, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे। उन्होंने हमारे साथ समझौता किया था, जिसका समझौता का कॉपी आज हम मंत्री जी को लगा करके दिए हैं। वो बोले थे जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो है से आपका मानदेय देंगे, और मानदेय को समझौता करके और लागू नहीं हुआ। इसीलिए मेरी आशा नाराज होकर के, अगर हम अटेंडम टाइम दे रहे हैं, अगर 5 दिन 10 दिन के अंदर में अगर हमारे बात को मंगल पांडे जी नहीं सुनेंगे तो हम अनिश्चितकालीन पूरे बिहार के आशा साथ रहेंगे। नहीं तो हमारे बात को प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे कि अदर स्टेट में, जब अदर स्टेट में आशा को मानदेय मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? दोहरी नीति क्यों हो रहा है? जब हमको दीदी कह रहे हैं तो हम उनको भैया कह करके स्वागत करने के लिए उनको जिताने का काम करेंगे। यदि हमारा मानदेय नहीं पूरा होगा तो हम पूरे बिहार की आशा मिल करके उनको हराने का, उनका सरकार। मंत्री जी बोले हैं जो हम आपका प्रशंसा किए हैं, हम आपको मानदेय देंगे, लेकिन हम सिर्फ प्रशंसा। मेरा नाम अनीता शर्मा हुआ, आशा कार्यकर्ता। हम पूरे जिला से 16 प्रखंड से आए हैं। अगर 16 प्रखंड की आशा को मान अगर रखते हैं मंगल पांडे जी, ये इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये इसमें हम लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा है। 5 महीना से हम लोग 6 महीना से हम लोग को 6 महीना से हम लोग को वेतन रुका हुआ है। 6 महीना से हम लोग को
अरे सुनिए, अरे सुनिए, पोर्टल जो है से बार बार पोर्टल सुधार करने के टाइम लग जाता है। मेरी आशा को खाने तक नहीं है, जिस आशा के पास कुछ नहीं है, जो आशा भूखे रोड पर उसका बाल बच्चा मर रहा है, उसका पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप जब सबको दे रहे हैं, उछील के दे रहे हैं, तो एक आशा कार्यकर्ता आपका अथी है, तो आशा कार्यकर्ता जब नीचे तौर से काम कर रही है, आपको AAS का बढ़ावा दे रही है, हर विभाग का स्वास्थ्य विभाग के रीड आप कर रहे हैं, और उस रीड का आप अगर अनुपालन नहीं कीजिएगा तो हम गिराने का सरकार को काम करेंगे। क्या मांगते मान दे हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि में भैया बटन हो जा रहा है, जो हम नहीं बोल सकते हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन उससे हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धर्मपत्नी शिक्षाविद स्वर्गीय मंजू सिन्हा की 18वीं पुण्यतिथि पर पटेल हितकारिणी संघ की ओर से नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू भाजपा नेताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर व्यक्तित्व कृतित्व को याद किया। प्रदेश जदयू राजनीतिक सलाहकार समिति जिला 20 सूत्री सदस्य सह परिहार विधानसभा प्रभारी रामेश्वर सहनी ने कहा कि बिहार के विकास के प्रति उनका त्याग और सुझाव हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। महानगर जदयू अध्यक्ष अनुपम कुमार ने कहा कि वे सादगी का ऐसा सच्ची प्रतिमूर्ति थी जिन्होंने सरकारी सुविधा का लाभ कभी नहीं उठाया। मौके पर जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, जिला जदयू के उपाध्यक्ष रमेश कुमार ओझा, मुशहरी प्रखंड जदयू अध्यक्ष गौरव कुमार नन्हे, संघ के संयोजक शिशिर कुमार, नीरज, भाजपा नेता देवी लाल, भगवान लाल महतो, जानकी श्रीवास्तव, अमरनाथ चंद्रवंशी, शैलेश कुमार शैलू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज श्रद्धांजलि सभा जो आयोजित की गई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दिवंगत धर्मपत्नी मंजू सिन्हा के याद में किया गया। मंजू सिन्हा जी का जन्म 25 फरवरी 1952 को नालंदा के शिवदा गांव में कृष्णनंदन प्रसाद सिन्हा के आवास पर हुआ था। श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिन्हा जी पेशे से शिक्षक और किसान थे। मंजू सिन्हा जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और नीतीश कुमार जी के साथ उनका परिणय सूत्र 22 फरवरी 1973 को हुआ और दोनों पति पत्नी के रूप में अपना जीवन आराम से चला रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया 2007 में 1 मई को उनके फेफड़े में संक्रमण हुआ और तत्काल उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 मई से 14 मई के बीच मंजू सिन्हा जी मौत से संघर्ष करती रही। अंततः ईश्वर जो चाहा वही हुआ। 14 मई के शाम 7:30 पर उनका निधन हो गया और उस दिन से ही हम लोग बहुत मर्माहत थे और ये विचार किए कि मुख्यमंत्री जी कमज़ोर न हो। मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार के विकास के लिए काम करते रहे और संस्था ने उनकी पुण्यतिथि मनाने का निर्णय किया। संस्था पिछले पहली पुण्यतिथि से लेकर आज 18वीं पुण्यतिथि आयोजित कर रही है और इसके लिए हम अपने सभी जनता दल यूनाइटेड के साथी का शुक्रगुजार हैं। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के 51वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति द्वारा बुधवार को सहारा इंडिया द्वारा सौंदर्यीकृत बैरिया गोलंबर स्थित स्मारक स्थल पर अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा सहित अन्य आगत विधायक, विधान पार्षद, महापौर, उप महापौर, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिकों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आरंभ में समारोह के स्वागताध्यक्ष सहारा इंडिया परिवार के स्थानीय मंडल प्रमुख राजीव कुमार मिश्रा ने मुख्य अतिथि मंत्री जीवेश मिश्रा का गर्मजोशी से अगवानी की एवं उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से शहीद शुक्ल को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद समिति के सचिव एवं अधिवक्ता अरुण कुमार शुक्ला ने बैरिया बस स्टैंड का नामकरण बैकुंठ शुक्ला के नाम पर करने में
सार्थक पहल करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा एवं निर्णय लेकर घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि शहीद बैकुंठ शुक्ल ने उस वक्त अपनी कुर्बानी दी जब उनकी उम्र महज 27 साल की थी। जीवन जीने की दहलीज पर देश की आज़ादी के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने 14 मई 1934 को गया जेल में उन्हें फांसी दी थी। आज अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी जो इसी तिरहुत मुजफ्फरपुर की धरती के लाल थे और भारत माँ के लाल के रूप में वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज उनकी शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनको गया के सेंट्रल जेल में फांसी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इस अवसर पर यहाँ आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हम सभी, हमारे विधान पार्षद बंशीधर ब्रिजवासी भी हैं। अभी तुरंत आप देखे होइएगा ग्रामीण ये अपने पंचायती राज मंत्री वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं और नगर के जितने गणमान्य लोग हैं सभी लोग आज उपस्थित होकर के अपने लाल स्वर्गीय अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी को लोगों ने याद किया, उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि किया और इस कार्यक्रम को आज शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने भी गार्ड ऑफ ऑनर उनको आज देने का काम। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 15 मई को मुजफ्फरपुर के विभिन्न स्थानों पर छात्र न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए बुधवार को तिलक मैदान रोड स्थित जिला कार्यालय में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व मुजफ्फरपुर जिला प्रभारी अभिजीत राज ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इस छात्र न्याय संवाद के माध्यम से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। मुजफ्फरपुर में 15 मई को 2 स्थानों पर यह संवाद आयोजित होगा। पहला संवाद सुबह 10 बजे छाता चौक स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक संदीप साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दूसरा संवाद दोपहर 1 बजे सिकंदरपुर स्थित कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में आयोजित होगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास मुख्य अतिथि के रूप में छात्रों से संवाद करेंगे। अभिजीत राज ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा, रोजगार और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कांग्रेस पार्टी इस तरह के आयोजनों के जरिए युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। और यहाँ पिछले 2 महीना से लगातार काम कर रहे हैं, रोहित जी काम कर रहे हैं और साथ ही ईबीसी हॉस्टल के अंदर ईबीसी छात्रों के साथ एक संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम बना है, छात्र न्याय संवाद, जिसमें हम छात्रों की समस्या, उनके समाधान और कैसे जो जाति जनगणना की बात हो रही है उसका लाभ कैसे उनको मिलेगा, जो बैरियर है रिजर्वेशन का उस बैरियर को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा से और ताकत के साथ जोड़ा जाए, उन सभी बिंदुओं के ऊपर कल चर्चा परिचर्चा है, जिसमें जो आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो होगा बिहार को लेके, बिहार के संदर्भ में उनका एक रूपरेखा कैसे तय होगा, वो यहाँ बिहार के लोगों के से, बिहार के छात्र से, बिहार के युवाओं से, महिलाएं से, दलित भाइयों से, पिछड़ा वर्ग के लोगों से, तमाम लोग से जो बिहार में अपनी विकास की भागीदारी में को सुनिश्चित करते, उन सभी लोगों को के विचार को समाहित करके एक बड़ा मैनिफेस्टो बनने का काम होगा, जिसको लेके हम संवाद के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और राहुल गांधी क्या सोचते हैं, आदरणीय खड़गे जी क्या सोचते हैं, कृष्णा जी क्या सोचते हैं बिहार को लेके, राजेश राम जी क्या सोचते हैं, इन सभी मुद्दों को लेके भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को बता सके कि आने वाला वक्त में अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर से बिहार का विकास भारत के मानचित्र में बहुत तेजी से होगा। कल दिनांक 15/5/2025 को मुजफ्फरपुर जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर स्थित छाता चौक पे एक निजी होटल के सभागार में शिक्षा न्याय संवाद को लेकर
एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के एमएलए संदीप साहू जी उपस्थित होंगे एवं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे एवं हमारे युवा साथी जितने भी हैं कांग्रेस कमेटी के, वो सभी लोग उपस्थित कल रहेंगे। और शहरवासियों से और जिलावासियों से सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके हम सभी युवा साथियों का हौसला अफजाई करें और मजबूती के साथ हम लोगों के साथ खड़ा होने का काम करें, ताकि हम लोग शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर ठोस कदम उठा सकें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्याय की उपेक्षा कर सकें इस निकम्मी सरकार से। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया कोठी में राजद के वरिष्ठ नेता पृथ्वीनाथ राय के नेतृत्व में सामाजिक न्याय परिचर्चा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। परिचर्चा का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना और पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाना रहा। पृथ्वीनाथ राय ने कहा कि राजद की नीति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर आधारित है, जिसे आम लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में जाकर लोगों से संवाद करें, उन्हें पार्टी के सिद्धांतों से जोड़े और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करें। बैठक में गठित प्रशिक्षक टीम के अलावा राजद जिलाध्यक्ष व कई वरिष्ठ नेता एवं सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने सामाजिक न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह राजद की आत्मा है और इसे घर घर पहुंचाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। साहेबगंज विधानसभा की धरती सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत ही उर्वर धरा है और यहाँ पर राम विचार बाबू हम लोग के साथ कभी मंत्री हुआ करते थे और यहाँ पर विचारों की धरती है। डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर और हमारे जो पुरखे थे, समाजवादी पुरखे, उनकी सुगंध यहाँ से आती है। इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ की धरती पर आकर और अपने लोगों को हम अपनी पुरानी यादों को फिर लोगों के बीच लावें, जो सामाजिक न्याय की जो धरोहर, सामाजिक न्याय का जो हमारा धरोहर है पुरखों का, उन पुरखों की बातों को हम याद करावें ताकि सामाजिक न्याय के रास्ते से लोग विचलित न हों। और आने वाला दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार की माताएं बहनें, सब लोग एक तरफ से उन लोगों ने एक सर्वे के तहत अपना संकेत दे दिया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं समझता हूं कि हम अपनी सेना को फिर से सुसज्जित करने के लिए निकले हैं। इस सबों का मतलब इसमें मतलब आज जो विधानसभा 22 रोस्टर बना है, उस रोस्टर में ये लोग जो है से हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में, जिसमें साहेबगंज विधानसभा में आज सब लोग आए थे। हमारे नेतृत्व में हम कार्यक्रम के संयोजक थे, पार्टी जिम्मेदारी दी थी हमको। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नेता सबों को ओर से हमको साहेबगंज विधानसभा में जिम्मेदारी मिली थी, जिसको आज हम कराने का काम किए हैं। और ये प्रशिक्षण था राष्ट्रीय जनता दल और वोटिंग। हमारा वोटिंग किस तरह होना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है वो संगठन कैसे मजबूत होना चाहिए, इस सारी बातों पर, सारे कार्यक्रम को कैसे किया जाएगा, आने वाला समय में किस तरह चुनाव होगा, सब चीज़ को बताने का काम हमारे मुख्य अतिथि से लेकर के तमाम प्रदेश से आए हुए अधिकारी पदाधिकारीगण बताने का काम किए हैं। इसमें हमारे क्षेत्र के जो पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, बूथ कमेटी और महिला कमेटी, अति पिछड़ा कमेटी, शिक्षक प्रकोष्ठ, मीडिया के साथी, ये तमाम लोगों का जो एक प्रकोष्ठ बना हुआ है पार्टी का, उस प्रकोष्ठ के तमाम लोग यहाँ आने का काम किए हैं। प्रखंड से लेकर जिला के भी उपाध्यक्ष, हम लोगों के जिला अध्यक्ष, जानदार संदार
आदरणीय रमेश गुप्ता जी भी आए थे। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में अखिल भारतीय बुद्धिजीवी परिषद मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में ब्रह्मऋषि जागरण मंच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम पहलगाम में शहीद हुए 26 पर्यटकों एवं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह ने परिषद के उद्देश्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित परिषद के सैकड़ों सदस्यों ने ध्वनि मत से स्थानीय विधान पार्षद दिनेश सिंह के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय पर लगाए गए निराधार आरोपों के विरुद्ध सर्व सहमति से एक निंदा प्रस्ताव पारित किया एवं एक श्वेत पत्र जारी करने का प्रस्ताव पारित किया। वहीं अंतिम प्रस्ताव के रूप में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि विधान पार्षद पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश तिरंगा, अमर बाबू उर्फ रघुनंदन प्रसाद सिंह, डॉक्टर ममता रानी, राजेश शाही, परिषद से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। मिलकर समाज के बुद्धिजीवियों ने मिलकर जो मेरे मन की बात थी उस पर कुछ लोगों को बुलाया और समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की अखंडता, राष्ट्रीयता का विकास और संस्कार और संस्कृति के लिए आपको नववर्ष, हिंदू नववर्ष जो 30 को था, उस दिन इस संस्था की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार है। भारत की एकता, अखंडता, संस्कृति और संस्कार है और लड़का और लड़कियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए, संस्कार में वृद्धि के लिए हम लोगों ने सोचा है कि यहाँ एक गुरुकुल की स्थापना की जाए तथा जो हम परशुराम के वंशज हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, हम लोग जो अपना पुरातन भूल रहे हैं, जो प्राचीन हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसको पुनः लागू करें। हर हिंदू को, हर सनातनी को हम लोग आग्रह करेंगे कि वो गौ सेवा करें, घर में तुलसी का पेड़ रोपें, मातृशक्ति उसका आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। इसके साथ ही समाज में जो हमारे समाज के बीच में कुरीतियां हैं, उस कुरीतियां जैसे जातिवाद, छुआछूत, सबको समाप्त करके अखंड भारत की हम कल्पना करें। समाज का परिवार जो टूटता चला जा रहा है, सबका एकीकरण हो। बुद्धिजीवी जो यूनाइटेड नहीं हैं, विखंडित हैं, सब लोग एक छत के नीचे आवे। साथ ही इसका यह भी उद्देश्य है कि जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और जो विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, उसको कुछ भ्रष्टाचारी लोग विखंडित करना चाहते हैं। जैसे अभी ये तात्कालिक हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान वाइस चांसलर जो हैं वो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और वो आते ही विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में सुधार करना शुरू किए। कुलाधिपति के आदेश के अनुकूल वो हम सब कागज आपको देंगे कि उनके आने के बाद विश्वविद्यालय आज तक जो 50 साल में विकास नहीं हुआ, माननीय कुलपति श्री दिनेश चंद्र राय के द्वारा विश्वविद्यालय चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सारे रिसर्च का काम, प्रिंसिपल की नियुक्ति, कोई ऐसा विद्या मंदिर के रूप में है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो हैं वो उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, जिसमें सर्वप्रथम और बहुत प्रमुख नाम माननीय दिनेश सिंह का है, जो खुद भ्रष्ट है, जिला परिषद में घोटाला किए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें उन्होंने घोटाला नहीं किया है, खुद अपराध के चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम लोग अब लड़ाई लड़ेंगे। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available.
separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.